अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे आप सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन एकेडमी है। फिजिकल क्लासेस गूगल्स लाइसियम में नहीं होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर और सीईओ गूगल्स लाइसियम का। जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैं एज अ प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पे अजरबैजान के एक इदारे के साथ काम कर चुका हूँ और अब मैं उनके साथ एज अ वॉलंटियर कंसल्टेंट जो है अटैच हूँ। प्रोफेशनल कंसल्टेंट और वॉलंटियर कंसल्टेंट को थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि पहले मैं प्रोजेक्ट में था। अब मैं चूंकि पाकिस्तान हूँ तो मैं प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हूँ। तो एज अ वॉलंटियर और कह लें कि एज अ वॉलंटियरली मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा। ठीक है। तो इसके अलावा मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का, और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ और इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर मैं काम करता हूँ। और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर चुका हूँ। और जो मेरा प्रोजेक्ट भी था उसमें भी स्कूल्स के साथ मैं इंगेज था। ठीक है। जो मेरा वन पेपर का एक्सपीरियंस है, तो 2019 में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वन पेपर दिया था और उसका रिटन पार्ट जो था वो मेरा क्लियर था। उसके बाद कोविड आ गया। उसके बाद ये सीट्स कैंसिल हो गई और फिर 2021 में ये सीट्स दोबारा आई थी। जो मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, मैं यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ। अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। और अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान से भी मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। तो अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई अकेडमी नहीं है, ये उनका एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनकी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी है लाहौर में माल रोड पे एचिसन कॉलेज के साथ, उसी तरह अजरबैजान का अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। तो मेरा गला जो है वो कुछ हद तक खराब है। अच्छा, जो लोग अभी क्लास ले रहे हैं, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग बैच ज्वाइन करो या ना करो, ये मैटर नहीं करता। आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, वो कंटेंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेटर्स जॉब में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। लेक्चरर की जो जॉब्स हैं उस हवाले से भी अगर किसी ने पूछना हुआ तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत उसे बता दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा दे दिया। डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो किसी यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी वीडियो में आप सुन लीजिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक डेमो लेक्चर दूंगा क्योंकि मेरा गला खराब है। तो मैं एनर्जी जो है वो डेमो लेक्चर के ऊपर लगाना चाहता हूँ। पहले पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को कवर किस तरह करते हैं। ठीक है। उसके बाद डेमो के बाद जो है मैं कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद जो जॉब्स आई हैं और जो जॉब्स आनी हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मूव करते हैं जी डेमो लेक्चर के ऊपर। अच्छा जी, ये स्लाइड्स सबको नजर आ रही होगी। स्लाइड्स सबको नजर आ रही होगी, आ रही है ना सबको नजर? जी ठीक है। तो अर्थ अर्थ जो है वो एक स्फीयर शेप में है। ठीक है। अर्थ जो है वो आपके सामने है। अब इस अर्थ को हम फर्दर देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो
आप लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर करूंगा, आप लोगों को भी पता है, जब हम एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम लाइन लगाएं, उस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। जब हम एक लाइन लगाएं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब लेक्चर की तरफ वापस आ जाएं। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को माइंड में रखना है आपने। अब ये अर्थ है आपके सामने, अर्थ को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर दो इक्वल स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ पूरे का पूरा एक स्फीयर है। ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, अर्थ को मैंने दो स्फीयर्स पे डिवाइड किया, दो हाफ, इक्वली हाफ। तो हाफ स्फीयर को मैं कहता हूं हेमी। हेमी का मतलब है हाफ। तो स्फीयर का ये हाफ पार्ट है, ये हेमी स्फीयर है, यानी हाफ स्फीयर। और स्फीयर का ये दूसरा हाफ पार्ट है, इसे भी मैं कहूंगा हेमी स्फीयर। ठीक है, ये दो हेमी स्फीयर है। अब हमें फर्क किस तरह पता चलेगा? ये तो दो हेमिस्फीयर्स हो गए। अब अर्थ के नॉर्थ में है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, तो जो नॉर्थ पोल वाला हेमिस्फीयर है उसे हम कह देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ के साउथ वाला हेमिस्फीयर है उसे हम कह देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम हॉरिजॉन्टली अर्थ को दो इक्वल हाफ स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं, तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है और एक साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद अब पेपर में क्वेश्चन आता है इक्वाटोरियल कंट्री। पेपर में क्वेश्चन आता है इक्वाटोरियल कंट्री कौन सी है। ठीक है, अब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस इक्वेटर की जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है। वो जिस जिस कंट्री से गुजरती है उस कंट्री को हम कहते हैं इक्वाटोरियल कंट्री। यानी इक्वेटर जिस जिस कंट्री से गुजरता है उस कंट्री को हम कहते हैं इक्वाटोरियल कंट्री। ठीक है, उस कंट्री को हम कहते हैं इक्वाटोरियल कंट्री। अब कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इक्वाटोरियल कंट्रीज हैं? जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें जो इक्वाटोरियल कंट्री है वो है किरिबाती। ठीक है, वो है जी किरिबाती। एक मिनट, ये मैं स्टार्ट वीडियो वाली ऑप्शन को बंद कर दूं, ये पता नहीं किसकी वीडियो ऑन हो गई थी। अच्छा जी, तो इक्वेटर की जो लाइन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से गुजरती है उसमें जो कंट्री आती है वो है किरिबाती। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्री इक्वाटोरियल कंट्री है वो है किरिबाती। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इक्वाटोरियल कंट्री? ऑप्शंस: मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, चार कंट्रीज जो नेबर्स हैं, एक दूसरे के पास हैं,
मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो एग्जामिनर पूछता है कौन सी कंट्री जो है वो इक्वाटोरियल कंट्री है। तो एशिया में जो इंडोनेशिया है वो इक्वाटोरियल कंट्री है। मालदीव्स, मालदीव जो है, चूंकि मालदीव्स के सैकड़ों की तादाद में आइलैंड्स हैं, तो किसी एक आध आइलैंड के ऊपर इक्वेटर पास करता है, तो मालदीव्स को भी हम इक्वाटोरियल कंट्री में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें 3 कंट्रीज हैं, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। इन तीनों कंट्री से इक्वेटर गुजरता है। इन तीनों को भी हम इक्वाटोरियल कंट्री कहते हैं। ठीक है। इन तीनों को भी हम इक्वाटोरियल कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ से भी इक्वेटर गुजरता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी इक्वेटर पास होता है। कीनिया, सोमालिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 अलग-अलग कॉन्गो कंट्रीज हैं। ठीक है। उसके बाद गैबून और उसके बाद साउथोम एंड प्रिंसिप। ठीक है। यहाँ से जो है वो इक्वेटर गुजरता है। पेपर में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो इंडोनेशिया का पूछा हुआ है, कीनिया और सोमालिया का पूछा हुआ है, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज का। ठीक है। यानी इंडोनेशिया का पूछा हुआ है पास्ट में, कीनिया का, सोमालिया का और साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, तो इनका पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको नजर आ रहा है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ पे लोकेटेड है या किस ओशियन में लोकेटेड है। तो जो नॉर्थ पोल है वो आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है। आर्कटिक ओशियन में है जी नॉर्थ पोल। पेपर में ये भी सवाल आता है कि जो आर्कटिक ओशियन है वो किस जगह पे है, नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल पे है या इक्वेटर पे है। तो जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थ पोल वाली साइड पर है। ठीक है। तो दोनों का याद रखना है। फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्थ पोल है इसको डिस्कवर किसने किया था। नॉर्थ पोल को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट पेरी। ठीक है। रॉबर्ट पेरी ने नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था। फिर पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट पेरी किस कंट्री से था, उसकी नेशनैलिटी क्या थी। तो रॉबर्ट पेरी जो था वो यूएस सिटीजन था, अमेरिकन था। ठीक है। तो अमेरिकन था ये रॉबर्ट पेरी। फिर पेपर में आता है कि रॉबर्ट पेरी ने किस डेट को नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था। तो 6 अप्रैल 1909 को रॉबर्ट पेरी ने नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था। फिर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि किस पाकिस्तानी ने सबसे पहले नॉर्थ पोल का टूर किया या विजिट किया। तो कौन है जी, कोई बताना चाहेगा कौन है वो पाकिस्तानी जिसने सबसे पहले नॉर्थ पोल को विजिट किया। है कोई जिसे पता हो क्लास में? वो कौन सा पाकिस्तानी है जो सबसे पहले नॉर्थ पोल गया? तो हुमा चांदनी का आंसर आया जी, बिल्कुल ठीक, नमीरा सलीम। ठीक है। नमीरा सलीम, नमीरा सलीम ने सबसे पहले जो था वो विजिट किया था नॉर्थ पोल। उसके बाद मतलब पाकिस्तानी है वो। उसके बाद साउथ पोल। साउथ पोल जो ये कहाँ पे है, ये अंटार्कटिका में है। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि अंटार्कटिका कहाँ पे है, वो साउथ पोल में है। ठीक है। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया। तो रोल्ड अमंडसन ने साउथ पोल को डिस्कवर किया। ठीक है।
अब रोल्ड मॉनसन जो था उसकी नेशनैलिटी भी पूछी जाती है कि वो किस कंट्री से था, तो वो नॉर्वे से था। ठीक है, फिर किस डेट को उसने साउथ पोल को डिस्कवर किया, तो 14 दिसंबर 1911 को उसने साउथ पोल को डिस्कवर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस पाकिस्तानी ने साउथ पोल को सबसे पहले विजिट किया, यानी पाकिस्तानियों में सबसे पहले किस पाकिस्तानी ने साउथ पोल को विजिट किया? पाकिस्तानियों में किस पाकिस्तानी ने सबसे पहले साउथ पोल को विजिट किया? वेल्डन राबिया अशरफ, नमीरा सलीम। नमीरा सलीम, नमीरा सलीम जो है ना, उसी ने नॉर्थ पोल को विजिट किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और उसी ने साउथ पोल को सबसे पहले विजिट किया। उसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये फोर्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। काश आपको पता होता कि इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो सीएसएस में भी आते हैं, पीएमएस में भी आते हैं। ठीक है, इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो पीपीएससी के पेपर्स में भी आते हैं, एफपीएससी के पेपर्स में भी आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ लेते। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एमसीक्यूज क्या क्या आते हैं पेपर में, उनको देखते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड, ये है जी लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड है, इसमें क्या होता है कि जब हम अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं 180 लाइंस में, लैटिट्यूड में क्या होता है कि हम अर्थ को 180 हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करते हैं। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन को क्या कहा जाता है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइन है उसे कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। उसके बाद ये जो इक्वेटर है, इससे 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ, सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ और 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ, ये समझ लें कि 0 से 90 जो लाइंस हैं वो नॉर्थ की तरफ भी हैं, और 0 to 90 जो लाइंस हैं वो साउथ की तरफ भी हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ, ये लाइंस जो हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती हैं, और 0 to 90 डिग्री नॉर्थ, 0 to 90 डिग्री साउथ, तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 90 90 180। पेपर में सवाल आता है कि टोटल लैटिट्यूड की लाइंस कितनी है, 180 है। उसके बाद पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। फिर पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं इनका आपस में जो फर्क है, डिस्टेंस है, वो कितना है। तो याद रखिएगा जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो बराबर है, ये इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं। लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, यानी इन लाइंस का हर पॉइंट पे एक दूसरे से जो फासला है वो बराबर है। आप इस पॉइंट पे आ जाएं, इस पॉइंट पर आ जाएं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का बराबर फासला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बराबर फासला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बराबर फासला है। तो लैटिट्यूड में जितनी भी लाइंस हैं उनका एक दूसरे से बराबर फासला होता है, ये इक्वी डिस्टेंट लाइंस होती हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंट लाइंस हैं। ठीक हो गया। अब ये जो लैटिट्यूड की लाइंस है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं। लैटिट्यूड की लाइंस वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही हैं, लेकिन ये क्या चीज मैयर करने के काम आती हैं, ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ का फासला मैयर करने के काम आती हैं। ठीक है, मूव ये
मूव ये हॉरिजॉन्टली कर रही हैं, मेजर क्या करती हैं, वर्टिकल लेंथ, ठीक है। तो ये वर्टिकल लेंथ को मेजर करती हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टली मेजर करती हैं या वर्टिकली मेजर करती हैं। तो डिस्टेंस को ये वर्टिकली मेजर करती हैं, ठीक है। आगे है जी लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, अच्छा लॉन्गिट्यूड को स्टार्ट करने से पहले ना मैं बताता चलूं कि पेपर में ये भी सवाल आता है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं इन्हें क्या कहा जाता है। तो जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं इन्हें हम पैरेलल्स कहते हैं। लैटिट्यूड की लाइंस को हम पैरेलल्स कहते हैं। लैटिट्यूड की लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं, ठीक है। हम पैरेलल पैरेलल ठीक है, पैरेलल कहते हैं। अच्छा जी, अब लॉन्गिट्यूड की तरफ आ जाएं आप। अब आ जाएं लॉन्गिट्यूड की तरफ। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है इसमें जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। खरबूजा, खरबूजा आप लोगों ने खाया होगा। आपके पास है खरबूजा, उस खरबूजे को आपने 24 हिस्सों में तकसीम करना है। यानी उस खरबूजे के आपने 24 स्लाइस बनाने हैं, ठीक है। तो उस खरबूजे के आपने 24 स्लाइस बनाने हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये भी अर्थ को उस खरबूजे की तरह वर्टिकली काटती हैं। जिस तरह आप खरबूजे को वर्टिकली काटते हो ना ऊपर से नीचे, तो जिस तरह खरबूजे के स्लाइस बनते हैं उसी तरह ही लॉन्गिट्यूड की लाइन से अर्थ के स्लाइस बनते हैं। अब मैं पिक्चर में दिखाता हूं आपको किस तरह स्लाइस बन रहा है। लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं ये मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए। जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ये मूव करती हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब ये वर्टिकल लाइंस है लॉन्गिट्यूड की, याद रखना है जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं। अब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ठीक है, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जो इसके पीछे है यानी 0 डिग्री के बैक साइड पे जो 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे हम क्या कहते हैं। जो 0 के पीछे 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे हम कहते हैं एंटी मेरिडियन। ANTE मेरिडियन, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटी मेरिडियन। अब ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये 0 टू 180 डिग्री ईस्ट और 0 टू 180 डिग्री वेस्ट ये मूव करती हैं। 0 टू 180 डिग्री ईस्ट और 0 टू 180 डिग्री वेस्ट ये लाइंस मूव करती हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट कितने डिग्रीज हुए टोटल। लॉन्गिट्यूड में टोटल कितने डिग्री हुए। तो लॉन्गिट्यूड में जो टोटल डिग्रीज हैं वो 360 हैं, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, CSS के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्रीज हैं, लैटिट्यूड में कितने डिग्रीज हैं, ठीक है। फिर लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं वो वर्टिकली हैं या लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं वो वर्टिकली हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं
जो पेपर में आ जाती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी माइनर सी बातें हैं। उसके बाद अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, इससे जो 180 डिग्री लाइंस ईस्ट से जा रही हैं, इनके साथ जो साइन है ना वो प्लस का है। याद रखना है आप लोगों ने, इनके साथ जो साइन है वो प्लस का है, जमा का है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। जो 0 टू 180 डिग्री वेस्ट में लाइंस हैं, उनके साथ जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। उनके साथ कौन सा साइन है? उनके साथ माइनस का साइन है। इसको याद रखना है, क्योंकि आगे जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाना है, जो पेपर में भी आता है, उसमें ये चीज काम आनी है कि प्लस का साइन कहाँ पे आएगा और माइनस का साइन कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेशन मैंने आपको आज करवानी है कि टाइम किस तरह जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो आज मैंने आपको करवाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है टाइम कैलकुलेशन के लिए कि आपको पता हो कि प्लस का साइन कहाँ पे आना है और माइनस का साइन कहाँ पे आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये वर्टिकली मूव करती हैं। अब ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। जब ये लाइन पोल्स के पास होती हैं, इनमें फासला कम होता है। जिस तरह इस लाइन में फासला कम है। अगर कलर शायद ग्रीन है तो आपको क्लियर पता नहीं चल रहा, ये मैं रेड से बताता हूँ। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट फासला कम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट फासला ज्यादा हो गया। जिस तरह ये सेंटर में जाना है, फासला बढ़ता जाना है। तो जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं वो पोल्स के पास, उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत थोड़ा होता है। पोल्स के पास ये जो लाइंस होती हैं ये बड़ी थिन होती हैं, ठीक है, इनमें जो डिस्टेंस है बहुत थोड़ा होता है। जब जब जिस तरह ये इक्वेटर से पास जाती जाती हैं, इनमें इनमें जो फासला होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस। अब मुझे आप ये बताओ कि लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं, आर दे इक्विडिस्टेंट? लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं, क्या ये इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं? नो, इनके दरमियान जो फासला है वो बराबर नहीं है, ठीक है। पोल्स के पास कम है, जिस तरह खरबूजे का पीस होता है कि जो एजिज होती हैं खरबूजे के पीस की वो पतली होती हैं, सेंटर में मोटा होता है, तो इसी तरह लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं। अब अब देखें, ये अर्थ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है ये अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब एक हेमिस्फीयर को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक हेमिस्फीयर को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, एक हेमिस्फीयर को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वेटर जो है वो डिवाइड कर रहा है अर्थ को हॉरिजॉन्टली। तो एक हेमिस्फीयर ऊपर है एक नीचे है, जो ऊपर वाला है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाला है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसको भूल जाएं, इक्वेटर भी है, इक्वेटर को भूल जाएं। जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब हम टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो टाइम होता है ना ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है और जो मौसम होता है वो लैटिट्यूड के हिसाब से होता है। इसको भी याद रखना कि जो टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो हम लैटिट्यूड के हिसाब से मेजर करते हैं। किस तरह करते हैं वो भी आगे बताता हूं मैं। अच्छा जी, ये जो वर्टिकल 0 डिग्री लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक इक्वल हाफ पार्ट ये है, एक इक्वल हाफ पार्ट ये है। जो ईस्ट वाली साइड पे जो ईस्ट वाली साइड पे हेमिस्फीयर है यानी इक्वल हाफ स्फीयर है, उसे हम कह देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है।
और जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हेमिस्फीयर है उसे हम कह देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम वर्टिकली अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं तो फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। जब अर्थ को हम हॉरिजॉन्टली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक सब क्लियर? जवेद इकबाल, क्या क्लियर नहीं है आपको? जरा बोल के पूछो क्या क्लियर नहीं है आपको। चलें जी, टाइम नहीं वेस्ट करते, जवेद इकबाल तो बोला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद एक दफा इन्हें पढ़ लें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो वर्टिकली मूव करती हैं। इन लाइंस को हम मेरिडियंस कहते हैं। जो मेरिडियंस हैं ये पोल्स के ऊपर मीट करती हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल ये लाइंस चलती हैं। और पोल्स के पास जो है ये बिल्कुल पतली सी होती हैं और इक्वेटर पे ये वाइड हो जाती हैं। ठीक है, कि वाइड हो जाती हैं इक्वेटर पे। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है ये नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं, लेकिन ये मैयर क्या करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं, आगे देखते हैं लैटिट्यूड की लाइंस। जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। और जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं इक्वी डिस्टेंट लाइंस होती हैं। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है उसे इक्वेटर कहते हैं। लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, लेकिन ये मेजर करती हैं नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि उस पॉइंट का नाम बताएं जहां पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है उस पॉइंट का नाम बताएं जहां पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट का नाम है नल आइलैंड। नल आइलैंड। पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है कि जो नल आइलैंड है ये किस जगह पे लोकेटेड है। ये अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। नल आइलैंड कहाँ पे है? तो नल आइलैंड जो है ये अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है जी नल आइलैंड। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इक्वेटर। जब गर्मियों में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जी ये वाला जहां पे पाकिस्तान है। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है यहाँ पे गर्मी किस मौसम में सख्त तरीन होती है? सख्त तरीन गर्मी किस मौसम में होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जहां पे पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो मुझे ये बताएं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सख्त गर्मी कब होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सख्त गर्मी होती है जून जुलाई में। जून जुलाई में सख्त गर्मी होती है। आप में से किसी का स्टार कैंसर है? आप में से किसी का स्टार कैंसर है? कोई कैंसर है क्लास में जिसका स्टार कैंसर है? कोई भी नहीं है क्लास में?
अफसोस की बात है। अच्छा जी, एक का स्टार है कैंसर। तो जब जून जुलाई में अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिस्से में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इस हिस्से में तब सबसे शदीद गर्मी पड़ती है जब कैंसर का महीना होता है। अब कैंसर का महीना कब होता है? वो होता है 21 जून से 20 जुलाई। कैंसर वालों, यही है, 21 जून से 20 जुलाई या 22 जून से 21 जुलाई है। इसे देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्स को मैं कम ही देखता हूँ। तो 21 से मेरे ख्याल से 21 जून से है, 21 जून से 22 जुलाई। तो कैंसर का महीना होता है, तो कैंसर के महीने में सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो इस हिस्से में पड़ती है। या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे सबसे सख्त गर्मी पड़ती है, वो कैंसर का महीना होता है। इसीलिए 0 to 23.5 डिग्री, 0 to 23.5 डिग्री वाला ये जो इलाका है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री नॉर्थ तक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है जी ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे गर्मियां होती हैं दिसंबर जनवरी में। ठीक है, दिसंबर जनवरी में वहां पे सख्त गर्मियां होती हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया में सख्त सर्दी है। ऑस्ट्रेलिया में आजकल सख्त सर्दी है। तो ऑस्ट्रेलिया या जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसका 0 to 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो साउथ तक का एरिया है जहां पे दिसंबर जनवरी में सख्त गर्मी पड़ती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न भी आप में से कोई होगा। ठीक है, तो 21 दिसंबर से 22 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होती हैं, और उन गर्मियों में भी जो सख्त गर्मी पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में पड़ती है, और ये है 0 to 23 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है जी रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, अब ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच क्या थी? 1884 के अंदर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है टाइम कैलकुलेशन के हवाले से और टाइम को एज अ स्टैंडर्ड सेट करने के हवाले से। 1884 में दुनिया की जो सुपर पावर थी वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड जो था वो दुनिया की सुपर पावर थी। ठीक है, अब इंग्लैंड जो है वहां से गुजरता है प्राइम मरेडियन, और उसी प्राइम मरेडियन का जो एक शहर है वो है ग्रीनविच। तो इंग्लैंड का एक कस्बा है ग्रीनविच जहां से प्राइम मरेडियन गुजरता है। तो ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच जो है ये किस कंट्री में है। जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच है ये कब बनाई गई थी? ये 1884 में बनाई गई थी। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच वाला जो एग्रीमेंट है ये कब हुआ था? ये 1884 में हुआ था। ये सारी चीजें पेपर में आ सकती हैं और आ भी चुकी हैं। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है जीएमटी स्टैंड्स फॉर। तो जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अब इंग्लैंड जो था 1884 में सुपर पावर था, तो उसने कहा था जी जितनी भी टाइम कैलकुलेशन होगी वो यहां से होगी, जीएमटी से होगी, यानी ग्रीनविच को सेंटर बना के
हम दुनिया की जो टाइम कैलकुलेशन है वो करेंगे, या इन शॉर्ट प्राइम मेरिडियन को सेंटर बना के हम दुनिया की टाइम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन को सेंटर बना के दुनिया की टाइम कैलकुलेशन की जानी है। अब जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी को हम यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। ठीक है, जीएमटी को हम यूटी भी कहते हैं। अब इसे यूटी भी कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। दुनिया के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं? दुनिया के अंदर टोटल टाइम जोन्स हैं 24। दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूछ रहा हूं आप लोगों से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 टाइम जोन्स हैं। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड में टोटल कितने डिग्रीज हैं? 360। लॉन्गिट्यूड में टोटल कितने डिग्रीज हैं? 360। 360 डिवाइडेड बाय 24, क्या आंसर आता है? 360 डिवाइडेड बाय 24, 24 टाइम जोन है, टोटल डिग्री है 360। 360 टोटल डिग्री है, 24 टाइम जोन है, तो एक टाइम जोन में कितने डिग्री आए? एक टाइम जोन में 15 डिग्री आए। ठीक है, हर 15 डिग्री के बाद, हर 15 डिग्री के बाद जो लॉन्गिट्यूड की 15 डिग्री है, हर 15 डिग्री के बाद टाइम जोन चेंज हो जाता है। हर 15 डिग्री के बाद टाइम जोन चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइम जोन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हर 15 डिग्री के बाद टाइम जोन चेंज हो जाएगा। फिर एक इंटरनेशनल डेट लाइन भी है, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, एंटी मेरिडियन, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन जो है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब टाइम कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल करने हैं या रहने दूं? एक दो न्यूमेरिकल करने हैं टाइम कैलकुलेशन के, या अब मैं आपको कंटेंट्स का बताऊं कि कंटेंट्स में आपको क्या पढ़ाऊंगा और जॉब्स वगैरह का बताऊं? चले मैं आपको दो न्यूमेरिकल करवाता हूं, आपको आइडिया हो जाए। ये एक पिक्चर आपके सामने है, ये पिक्चर आपके सामने है, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कोई आप में से वो ब्लंडर ढूंढ सकता है? इस पिक्चर में क्या मसला है, क्या खराबी है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में जो मसला है ना, मैं बता देता हूँ, टाइम शॉर्ट है। ये है जी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, उसके ईस्ट में 0 to 180 डिग्री जो साइन होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए। इस पिक्चर वालों ने, इन्होंने यहाँ पे माइनस का साइन कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। इसी तरह ही जो 0 डिग्री, जो प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक जो एरिया है, यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस का साइन जो है वो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब ये है प्राइम मेरिडियन, जहां से हमने टाइम कैलकुलेट करना 0 डिग्री। ये है जी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन। अब पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो है 75 डिग्री ईस्ट पे, 75 डिग्री ईस्ट पे है पाकिस्तान। जो इंग्लैंड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन वाला, वहां पे दोपहर के 12 बजे हैं। इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे हैं। तो मुझे ये बताओ
पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो पाकिस्तान जो 75 डिग्री ईस्ट पे है तो वहां पे क्या टाइम होगा? मैं आपको 1 मिनट देता हूं, पूरा पूरा 1 मिनट देता हूं। अगर 12 PM टाइम है इंग्लैंड में तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? जिसका आंसर ठीक होगा मैं नाम लेके उसे वेल डन कहूंगा। अली नासिर। अली नासिर 5 PM आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 5 PM। तो अली नासिर ने सबसे पहले बताया पाकिस्तान में 5 PM टाइम होगा। ठीक है, अब 5 PM क्यों टाइम होगा? ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है जी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है इसका भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि टाइम कैलकुलेशन में हम देखो, हमें किस तरह पता चलेगा कि जो 3 अगस्त का दिन है ये दुनिया में कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि 3 अगस्त का दिन दुनिया में किस मुकाम से स्टार्ट होगा, यानी दुनिया में वो कौन सा मुकाम होगा जहां से नया दिन स्टार्ट होगा, तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये वो जगह है जहां से दिन का आगाज होता है। ठीक है, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, ये है ईस्ट। जो कंट्री जितने ज्यादा ईस्ट पे होगी वहां पे दिन उतना जल्दी निकलेगा। जो कंट्री जितने ज्यादा डिग्री ईस्ट पे होगी वहां पे दिन उतना जल्दी निकलेगा। जो कंट्री जितने ज्यादा वेस्ट पे होगी वहां पे दिन उतना लेट निकलेगा। ठीक है, जो ईस्ट ईस्ट पे जितने डिग्री ज्यादा कोई कंट्री है तो वहां पे दिन पहले, और वेस्ट पे जितने ज्यादा डिग्री कोई मुल्क है तो वहां पे उतना ही एंड पे दिन निकलेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो है यहाँ पे, प्यारा पाकिस्तान जो है वो है 75 डिग्री ईस्ट पे। तो जो सूरज है, जो सूरज की किरणें हैं वो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, सूरज निकलेगा यहां से। ठीक है, तो जब सूरज यहां से निकला, अब पाकिस्तान जो है वो प्राइम मेरिडियन के मुकाबले में 75 डिग्री ईस्ट पे है, यानी 75 डिग्री पहले है। तो पाकिस्तान में 75 डिग्री पहले जो है वो सूरज निकलेगा। अब ये 75 डिग्री को घंटों में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 15, 5 आ गया। अब ये 5 AM है या 5 PM है, इसको किस तरह देखेंगे कि अगर तो इंग्लैंड के अंदर दोपहर के 12 बजे हैं, 12 PM है, तो पाकिस्तान जो है वो 75 डिग्री ईस्ट पे है। तो पाकिस्तान में पहले सूरज निकलेगा, कितना पहले सूरज निकलेगा? 5 घंटे पहले निकलेगा। तो पाकिस्तान में दोपहर के 5 बजे होंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? दोपहर के 5 बजे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 5 घंटे आगे है इंग्लैंड से। 5 घंटे आ गया पाकिस्तान इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान में जो है वो 5 बजे होंगे। एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को देता हूं, एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को देता हूं। जापान जो है वो 135 डिग्री ईस्ट पे है, और पाकिस्तान जो है वो 75 डिग्री ईस्ट पे है। जापान में टाइम हुआ है 8 AM। जापान में टाइम है जी 8 AM। तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? अगर जापान में सुबह के 8 बजे हैं तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा? RP17EE430, आपका नाम क्या है?
ये नाम है आपका RP17EE430। जो आपका नाम है उससे क्लास ज्वाइन करो। तो आपका आंसर जो है सुलेमान, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। कोई और स्टूडेंट? राबिया अशरफ, आपका आंसर भी ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स 1 मिनट है, तसल्ली से इसका आंसर निकालो। अच्छा जी, अब इसका जो आंसर है वो है 4 AM। इसका आंसर है 4 AM। वो किस तरह, मैं बताता हूँ 4 AM किस तरह आंसर बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंट्री जितने ज्यादा डिग्री ईस्ट पे होगी वहां पे दिन उतना जल्दी निकलेगा। तो जापान जो है वो 135 डिग्री ईस्ट पे है, यानी जापान पाकिस्तान से 60 डिग्री ज्यादा ईस्ट पे है। 60 डिग्री ज्यादा ईस्ट का मतलब है कि जापान पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। ठीक है, जापान जो है वो 60 डिग्री ज्यादा ईस्ट पे है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो जापान 4 घंटे पाकिस्तान से आगे है। तो जापान में अगर सुबह के 8 बजे हैं तो 4 घंटे पीछे चले जाएं, तो पाकिस्तान में सुबह के 4 बजे होंगे। 4 AM टाइम होगा। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बाकी जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बैच में स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। अब मैं थोड़ा बैच के बारे में बताता चलूं, उसके बाद फिर जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में बताऊंगा। FIA की जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में, एजुकेटर्स की जॉब्स जो आनी है, और जो लेक्चरर की जॉब्स है अगर उसके बारे में किसी ने पूछना हुआ तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। अब सबसे पहले तो जो बैच 15 में स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अगस्त से, 15 अगस्त से बैच 15 स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप ये बैच ना भी ज्वाइन करो, ठीक है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट वैसे ही ज्यादा हैं और मुझे कम चाहिए। ठीक है, तो कौन से कंटेंट्स होते हैं जो आपका CSS का भी कवर करवाते हैं, PMS का भी कवर करवाते हैं, PPSC का भी कवर करवाते हैं, FPSC का भी कवर करवाते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका कवर हो जाता है। जो मेरा बैच है बैच 15, इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं मैंने बहुत सारे न्यू कंटेंट्स ऐड किए हैं। ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आप CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट दो, PMS का जनरल नॉलेज का पेपर दो, आप कोई PPSC का टेस्ट दो, FPSC का टेस्ट दो, क्योंकि मैंने जनरल साइंस के और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स को मजीद ऐड किया। तो उससे जो है वो हर चीज जो है अच्छी तरह कवर हो जाएगी। अब पाकिस्तान स्टडीज में क्या क्या पढ़ना चाहिए और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं जॉब्स की तरफ जाऊंगा कि कौन सी जॉब्स हैं। पाकिस्तान स्टडीज में आपको मैं पढ़ाऊंगा 3000 कबले मसीह से लेके 1947 तक। ये है प्री पार्टीशन का इरा। जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 1947 से लेके 2022 तक का पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का मैप, ठीक है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आइन बना, रोल ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ मिलिट्री, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप,
ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। उसके अलावा मैं आपको जो प्लानिंग कमीशंस थे या पाकिस्तान के अंदर जो जो पॉलिसी रिपोर्ट्स थी, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर 5 साल मंसूबाबंदी थी, तरक्याती मंसूबाबंदी थी, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर जितने भी पाकिस्तान ने इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, वार्स, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, ये जो कुछ भी किया पाकिस्तान ने, ये सारे का सारा हम देखेंगे। फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो प्री पार्टीशन इराक की हो, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक हो, या पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो सारी की सारी हम करेंगे। फिर पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटीज जिन्होंने साइंस के अंदर कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, उनको भी हम करेंगे। ठीक है, फिर लिटरेचर के हवाले से भी सारा हम कवर करेंगे। तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्टडीज की जो मैंने चीजें आपको करवानी है, ये सीएसएस का भी आपका पार्ट क्लियर करेगा। ठीक है, सीएसएस एमपीटी का भी क्लियर होगा, इसके अलावा पीएमएस जीके का भी क्लियर होगा, और जो पीएमएस के अंदर पाकिस्तान स्टडीज की फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, वो भी क्लियर होंगी। फिर आप एफपीएससी का टेस्ट दो, पीपीएससी का टेस्ट दो, केपीपीएससी का टेस्ट दो, एनटीएस का टेस्ट दो, उसमें भी आपके काम आएगा। तो पाकिस्तान स्टडीज के जो कंटेंट्स मैंने आपको करवाने हैं, वो आपको हर जगह हर टेस्ट में काम आएंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज में बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स, होली बुक्स, फिर लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद जितने भी खुलफा राशिदीन थे, 4 थे खुलफा राशिदीन, उनको देखेंगे। ठीक है, लाइफ ऑफ खुलफा राशिदीन। उसके बाद फिर जो उमैयद कैलिफेट थी और जो बासित कैलिफेट थी, जो इस्लामिक हिस्ट्री थी, उसको हम करेंगे। साथ जो जो इस्लामिक हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, उनको देखेंगे। तो ये सीएसएस एमपीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन। इसके अलावा पीएमएस का जो इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं, उनको भी, और सीएसएस के अंदर जो इस्लामियात के एमसीक्यूज आने हैं, उनको भी। फिर एफपीएससी के अंदर इस्लामियात के एमसीक्यूज आने हैं, उन्हें भी। पीपीएससी के अंदर भी इस्लामियात के एमसीक्यूज आने हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इस्लामियात आना है, वो ओवरऑल तमाम कंप्लीट हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी भी मैं आपको करवाऊंगा। ज्योग्राफी के अंदर आपको तमाम वाटर बॉडीज, ओशियन, सीज, गल्फ स्टेट्स, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी की सारी, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। और ज्योग्राफी का कोई भी कंटेंट जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं वो सारी हम करेंगे, और ज्योग्राफी को कंट्री वाइज करेंगे। जनरल साइंस, जनरल साइंस सबसे ज्यादा डिटेल से है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने फिजिकल साइंसेस को ज्यादा डिटेल में किया है, बायोलॉजिकल साइंसेस को डिटेल में किया है। फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजें आ जाती हैं। फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजें आ जाएंगी सारी की सारी। अब वो कौन सी चीजें हैं जो फिजिकल साइंसेस के अंदर आती हैं? अच्छा जी, पहले तो हमारे पास फिजिकल साइंसेस में आएगी एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल साइंसेस में मैं आपको एस्ट्रोनॉमी का बताऊंगा। एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सारा आ गया एस्ट्रोनॉमी में। उसके बाद जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, वो सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा जो बेसिक्स हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो उनमें क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडिएशंस, लॉज, थेरीज, प्रिंसिपल्स जो हैं फिजिक्स के, वो। फिर मटेरियल्स, केमिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, फिर मिनरल्स, ये सारे के सारे हम करेंगे। अब फिजिकल साइंसेस की ये जो चीजें हैं, ये सीएसएस एमपीटी में भी आपके काम आनी है। सीएसएस का जो रिटन पार्ट है, उसमें जनरल साइंस के अंदर भी जो जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर है, उसके सिलेबस को भी इसने कवर करना है। फिर पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पेपर है, उसको भी इसने कवर करना है। फिर पीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके अंदर भी ये आने हैं।
एफपीएससी के एग्जाम्स के अंदर भी आने हैं। इस दफा तो एफपीएससी के एग्जाम में 15-15, 20-20 सवाल जो थे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे। ठीक है, तो 10 से ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे एफपीएससी के पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस के अंदर फिजिकल साइंसेस के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर वगैरह को। उसके अलावा बायोमोलेकुलर स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, ठीक है, उनके फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज। फिर उसके अलावा हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऑर्गन्स हैं, फिर जो डिजीजेस होती हैं, फिर उन डिजीजेस के कॉजेज क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट्स, फिर वाइटामिन्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आपने 4th क्लास में पढ़ा था, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि इसमें से सवाल पेपर में किस तरह आता है। तो मेरा आपको काम है कि आपको बताना कि पेपर में किस तरह क्वेश्चन आता है और आपने मेंटली किस तरह रेडी रहना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर में क्वेश्चन घुमा फिरा के देना होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको रेडी करना है। चीजें आपने अपनी जिंदगी में सारी पढ़ी होंगी। उसके बाद जनरल साइंस में मैंने आपको पढ़ाना है इन्वायरमेंट स्टडीज। तो इन्वायरमेंट से रेलिवेंट भी हम पढ़ेंगे जनरल साइंस में। इन्वायरमेंट से रेलिवेंट हम क्या पढ़ेंगे जी जनरल साइंस में? तो इन्वायरमेंट से रेलिवेंट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। ठीक है, ये क्लाइमेट्स वगैरह, रॉक्स, ठीक है, फिर पोल्यूशन को पढ़ेंगे, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो चुकी हैं इन्वायरमेंट के ऊपर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएसएस के अंदर भी ये आपके काम आएगा, पीएससी के टेस्ट में भी आपके काम आएगा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट हैं उनमें ये काम आएगा। अभी एफआईए की सीट्स आई हैं, उनमें भी ये काम आएगा। अब इन्वायरमेंट स्टडीज के बाद जनरल साइंस में और क्या आता है? फूड साइंसेस। आपको जो है वो फूड साइंसेस भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फूड साइंसेस के अंदर, फूड साइंसेस के अंदर जो है हम पढ़ते हैं जी डाइट के बारे में। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, और जो फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर और भी काफी चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा भी कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का आपको आइडिया होगा ही कि मैं आपको 4 लेक्चर मैथ के करवा चुका हूं, जो गूगल लाइसेम के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े भी हुए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सीरीज के सवाल, ठीक है, उसके अलावा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके सवाल, फिर अरिथमेटिक मीन के सवाल, डायरेक्शन के सवाल, एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल, रेशो प्रोपोर्शन के, प्रॉफिट लॉस के, वर्क टाइम के, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम करेंगे। तो मैथ के कोई 25+ टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं मैथ के। ठीक है, उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। जो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है उसमें हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर स्टडीज की, कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, उसकी जनरेशंस के बारे में। ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो डिटेल से मैम सना जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पढ़ाएंगी, और उसके बाद ईमेल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर ही। उसके बाद है जी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, ठीक है, और इसके अलावा वोकैबलरी भी इसके अंदर होगी। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजेस, इडियम्स, एनालॉजी, ये सारा कुछ हम इंग्लिश में करेंगे। उर्दू, उर्दू के लेक्चर्स होंगे, क्योंकि सीएसएस एमपीटी में भी उर्दू है, पीएमएस के अंदर भी उर्दू है। जो मैंने आपको उर्दू करवानी है ये सीएसएस के अंदर भी आनी है, ये पीएमएस के अंदर भी आनी है, और पीपीएससी के टेस्ट में भी आनी है। उर्दू के यानी जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें से
30 नंबर का पीएमएस उर्दू का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 100 में से 30 नंबर आपके कंफर्म होंगे, बाकी 70 में से 10 नंबर आपने लेके उसे पास करना होगा। उर्दू के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा? उर्दू की हिस्ट्री, उर्दू का जो लिटरेचर है, लिटरेचर के साथ जो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है, उर्दू की ग्रामर, उर्दू की करेक्शन, ये सारा हम करेंगे। उर्दू की ग्रामर, उर्दू की जो करेक्शन है वो 30 नंबर की आती है पीएमएस उर्दू के पेपर में, ठीक है। और पीपीएससी के अंदर 10 नंबर के सवाल जो हैं वो उर्दू में से आने हैं, और सीएसएस एमपीटी में 20 एमसीक्यूज जो हैं वो उर्दू के आने हैं। तो वो जो मैंने आपको ग्रामर करवानी है, लिटरेचर करवाना है, वो सीएसएस एमपीटी के 20 एमसीक्यूज, पीपीएससी के 10 एमसीक्यूज, और जो आपका पीएमएस उर्दू का पेपर है उसमें भी 30 नंबर का आपका कवर होगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जो नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हाँ कोई जंग हुई है, कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई समिट हुई है, कोई डायलॉग हुआ है, कोई वार छिड़ गई है, सारा कुछ हम करेंगे। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो चेंजेस आई हैं वो भी करेंगे। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, वो भी सारा हम करेंगे। और जो भी जनरल, जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो करंटली चेंज हो रही होती है वो भी सारी हम करेंगे। फिर आपको वर्ल्ड मैप करवाया जाएगा, ठीक है। कंट्रीज जब आपको पूरी दुनिया की कंट्रीज करवाई जाएंगी तो आपको वैसे ही वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा, तो वर्ल्ड मैप भी करवाया जाएगा। और वर्ल्ड मैप के अलावा आपको, अच्छा ये एक तो ये कंटेंट्स है ना, ये सारे के सारे भी आपको करवाने हैं। इनके अलावा भी चीजें करवानी है। इनके अलावा क्या क्या करवाना है? स्पोर्ट्स करवाना है। हर पेपर के अंदर स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं। वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर है उसमें भी स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं। लेक्चरर के पेपर में भी स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज हैं। एफपीएससी के पेपर में भी स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज हैं। सीएसएस एमपीटी में भी स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज हैं। तो जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब में स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनको भी टच दूंगा मैं। और जो फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न और मुस्लिम फिलोसफर्स, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके अलावा जो बेसिक्स हैं आईआर की, उनको भी देखेंगे, ठीक है। आईआर की बेसिक्स। फिर 2 लेक्चर्स होंगे स्पेशल यूरोपियन हिस्ट्री पे। सीएसएस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूरोपियन हिस्ट्री, वो इन 2 लेक्चर्स में आपका क्लियर हो जाएगा। यानी जो ये 2 लेक्चर्स होंगे यूरोपियन हिस्ट्री पे मेरे, वो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगे सीएसएस यूरोपियन हिस्ट्री के पूरे 100 मार्क्स के ऑप्शनल के, ठीक है। तो ये जो सेशन मैंने डिजाइन किया है, इससे आपको सीएसएस में बहुत हेल्प होगी, पीएमएस के अंदर बहुत हेल्प होगी। पीपीएससी को ये 100% कवर करेगा, एफपीएससी को 100% कवर करेगा। सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे सीएस एमपीटी कहते हैं, उसे 100% कवर करेगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी जॉब का एग्जाम देंगे, तो आपको ये सेशन हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने करवानी है, ठीक है। अब मैं सारे तो नहीं कंटेंट्स आपको बता सकता, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं इसके अलावा भी। अब देखें, जो आज मैंने डेमो लेक्चर रखा था उसका नहीं मैंने आपको बताया कंटेंट्स में। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका मैंने कंटेंट्स में नहीं मेंशन किया, लेकिन उनके लेक्चर्स होंगे। जिस तरह आज डेमो लेक्चर हुआ है, ठीक है, तो उसका मैंने मेंशन नहीं किया कंटेंट्स में। उस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके लेक्चर्स होंगे। अब ये सारे का सारा बैच 15 में हम करेंगे। जो बैच 15 है, क्योंकि इससे पहले 14 बैचेस हो चुके हैं, ये 15वां बैच है 1 पेपर का। तो बैच 15 जो है ये 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, और मिनिमम 2 माह का ये बैच है। हफ्ता 10 दिन बढ़ भी सकते हैं अगर चीजें कवर ना हुई तो, ठीक है। लेकिन ये मेरी कोशिश है ये 2 माह के अंदर कवर हो जाएंगी, क्योंकि रोजाना हम 2 से 3 चीजों को करेंगे। मैथ रोजाना होगा एक टॉपिक, फिर पाकिस्तान स्टडीज का रोजाना होगा, फिर इस तरह 1-2 और चीजों का रोजाना कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, ताकि हर चीज कवर होती जाए। जिन लोगों ने एफआईए में अप्लाई करना है, क्योंकि एफआईए की सीट्स आई हुई हैं, जिन्होंने एफआईए में अप्लाई करना है तो उनकी तैयारी जो है वो 1.5 माह के अंदर फौरन हो जाए। जिन्होंने सीएसएस एमपीटी देना है
उनकी 1.5 माह के अंदर CSS MPT की तैयारी अच्छी तरह हो जाए। तो हमने चीज़ों को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके करना है, ताकि हम तमाम सब्जेक्ट्स को, तमाम चीज़ों को एक म्याना रवि के साथ इकट्ठा कर लें। क्लास टाइमिंग जो है रात 9 बजे से 10:30 तक होगी। 11 इसलिए लिखा है कि 10:30 के बाद अगर किसी का कोई सवाल हो, ठीक है, कोई बातचीत हो, तो वो 11 बज सकते हैं। अदरवाइज 10:30 तक क्लास होगी, 90 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, जूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस हुआ करेंगी। जो हम रोजाना पढ़ेंगे उसका अगले दिन टेस्ट होगा, और जो हम वीक में पढ़ेंगे उसका मंडे को टेस्ट होगा। और जब आप हाफ हो जाएगा, आपका हाफ यानी कोर्स हो जाएगा, तो उसका एक 100 MCQ का पेपर होगा। फिर जब दूसरा हाफ हो जाएगा फिर उसका होगा। तो 3 मॉक एग्जाम्स आपके होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको जरूरत पड़ी तो मटेरियल वगैरह भी दिया जाएगा, लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे। लेक्चर्स आपने खुद नोट करने हैं, क्लासेस आपने लेनी है, लेक्चर्स आपने खुद नोट करने हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स आपने खुद नोट करने हैं। तो पक्की पकाई खीर जो है वो स्लाइड्स की सूरत में आपको मिलनी तो है, लेकिन उस खीर को खाने के लिए आपको आपको खुद डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। क्योंकि सेशन का क्या फायदा होता है, ये ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको नहीं थी पता। सेशन का ये फायदा होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर एक रूटीन के साथ हम चीजों को कवर कर लें, अदरवाइज हमारी रूटीन नहीं बनती। सेशन का मेरे नजदीक जो मेन फायदा है वो रूटीन है। ठीक है, जो रूटीन है वो इसका मेन फायदा है। सेशन की जो फी है वो 5,000 है, लेकिन 10 अगस्त तक 10 अगस्त तक जो है 10 अगस्त तक जो है वो 40% डिस्काउंट है। यानी 10 अगस्त तक जो फीस जमा करवाएगा वो जस्ट 3,000 में ये सारी चीजें पड़ेगा। आप बाकी अकेडमीज में देखें, वो इससे आधे, बाकी अकेडमीज इससे आधे कंटेंट्स आपको करवाएंगी। 15,000 से उनका रेट स्टार्ट हो जाता है और 35,000 तक चला जाता है। ठीक है, आगे ये डेमो क्लास में भी कोई दूसरी अकेडमी वाला बंदा था, तो अब शायद नहीं है, तो वो भी यही देखने आया था कि ये किस तरह पढ़ाते हैं। तो 10 अगस्त तक जो जमा करवाएगा वो 3,000 करवा सकता है। ठीक है, 3,000 जो जमा करवा सकता है। स्टूडेंट्स मैंने इस बैच में थोड़ी रखने हैं, और ग्रुप्स के अंदर मैंने एक आखिरी मैसेज करना है, और वो मैसेज होगा इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग का। तो जितने भी ग्रुप्स हैं मैंने उनमें दोबारा मैसेज नहीं करना। वो एमफिल वाला ग्रुप हो या इंग्लिश का हो, बैच 15 जिसने ज्वाइन करना है वो कर ले। सिर्फ एक लास्ट मैसेज मैंने करना है, उसके बाद मैंने बैच 15 का मैसेज नहीं करना। ठीक है, तो फी के लिए आपने, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो 3,000 जमा करवाना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 03004219 263। उनको मैं HBL का बैंक अकाउंट दूंगा, बैंक अकाउंट के अंदर आपने फीस जमा करवानी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो है वो आजकल फेक नहीं बन सकता, तो बैंक अकाउंट जो है वो मेरे नाम पे ही है। और बैंक अकाउंट जब बनवाने जाते हैं तो ID कार्ड और बिल, यूटिलिटी बिल्स, हर चीज वो लेते हैं। तो अब बैंक अकाउंट ऐसे नहीं खुल जाता, कि ये कोई फ्रॉड नहीं हो रहा आपके साथ। ठीक है, मेरे आगे भी 14 बैचेस जो हैं वो हो चुके हैं। और बैंक अकाउंट के अंदर आपने फीस जमा करवानी है। 10 अगस्त तक 3,000 है, और 10 अगस्त के बाद 5,000 होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी रखने हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है, जो पहले आ गया वो आ गया। अब जो है मैं आपको बताता हूँ FIA की जॉब्स के हवाले से। ठीक है, FIA की जॉब्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट दें मुझे, 1 मिनट बस दें मुझे, मैं FIA की जॉब्स का ओपन कर लूं। 1 मिनट दें, मैं FIA की जॉब्स का ओपन कर लूं।
अच्छा जी, मैंने गूगल पे लिखा रिक्रूटमेंट FIA गवर्नमेंट, इसके ऊपर मैं अब क्लिक करूंगा। ठीक है, अब FIA की ऑफिशियल वेबसाइट है, FIA की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब्स कौन सी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। जॉब्स के अंदर अगर आपको नहीं पता जॉब्स कौन सी हैं, तो गूगल लाइसियम का ये यूट्यूब चैनल है, गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसके ऊपर ये दूसरी वीडियो है, कंप्लीट डिटेल्स FIA जॉब्स 2022। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया हुआ है, ठीक है, कि FIA की जो जॉब्स हैं वो कौन सी आई हैं, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब में। ठीक है, 25 साल लिखी हुई है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो 5-5 साल जो है, यानी 30 साल तक आप सब इंस्पेक्टर में, और 30 साल तक आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट में। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। ठीक है, और ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये FIA जॉब्स, CSS MPT PMS GK, आप में से अगर कोई CSS करना चाहता है, PMS करना चाहता है, तो उसके लिए ये बैच बेस्ट है। ठीक है, एक तो वन पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, दूसरा जो CSS और PMS है उसके भी कंटेंट्स को ये कवर कर देगा, तो आपकी बेस भी बन जाएगी, और आपके कंटेंट्स भी बहुत हद तक कवर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे कुछ लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, ये वीडियोस के ऊपर जाएं, वीडियोस के ऊपर जाना है आप लोगों ने। ये FIA का एक्ट मैंने करवाया था, ये एक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग की ये क्लास है, एनालिटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर ये क्लास है। इसके अलावा ये सर ताहिर जो गूगल लाइसियम इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स हैं, और कुछ मेरे मैथ के लेक्चर्स हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक मैथ का लेक्चर ये है, ये क्लास नंबर 3 है, ये क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ये MPhil के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने MPhil टेस्ट में अप्लाई करना था, तो उनको ये 4 क्लासेस करवाई गई थी, और आप लोग ही होंगे, मतलब आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने क्लासेस ली होंगी। तो ये 4 क्लासेस जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, इसमें मैथ के सवाल हैं, जो मैथ FIA के टेस्ट में आना है, क्योंकि FIA के टेस्ट में भी एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल हैं। ये जो क्लास नंबर 4 है ऊपर वाली, इसमें से इसको आप कर लें तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो FIA के टेस्ट में भी एनालिटिकल रीजनिंग के कोई 10 नंबर का या 20 नंबर के सवाल आने हैं। फिर मैथ के जो FIA में बाकी सवाल आने हैं, वो ये 3 लेक्चर्स हैं। लेकिन FIA के अंदर पाकिस्तान स्टडीज भी है, जनरल साइंस भी है, जनरल नॉलेज भी है, इस्लामियात भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, तो वो भी तो आपने करनी है। तो मैथ्स तो काफी हद तक इन 4 लेक्चर से हो जाएगा, तो बाकी करने के लिए आपको बैच 15 जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई केमिस्ट्री का है, तो मेरा जो स्टूडेंट था बैच 1 का वो लेक्चर केमिस्ट्री बना है, तो उसके साथ एक इंटरव्यू पड़ा है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो लेक्चर ज्योग्राफी बनी है। मेरे पास असल में टाइम नहीं होता, अभी मैंने 1-2 स्टूडेंट्स के और इंटरव्यू अपलोड करने हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड पड़े हुए हैं मेरे पास। मेरी एक स्टूडेंट है, वो लेक्चरर बायोलॉजी है, फैसलाबाद में सर्व कर रही है, तो उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। फिर एक स्टूडेंट है, उसका लेक्चर इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हुआ था, ठीक है, उसका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो मेरे पास इंटरव्यूज तो पड़े हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, जिनके साथ मैंने डिस्कशन की थी, वो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, सेशन रखे हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने का। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता, वरना इंटरव्यूज तो पड़े हुए हैं। फिर इस तरह ही एक स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बना है, उसका ये पड़ा हुआ है। 2-3 और स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यू मैंने किए हुए हैं, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किए हुए। ठीक है, तो ये लेक्चर्स जो है पड़े हुए हैं मैथ के लेक्चर्स, तो यूट्यूब चैनल है, इसको देखें जरा। फिर ये फेसबुक पेज है, इसके ऊपर जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स थे
यानी जो बैच 1 और बैच 2 था उसका जो फाइनल फीडबैक था 9 अक्टूबर 2020 का, वो भी फेसबुक पेज पे अभी भी पड़ा हुआ है। ये मेरे पहले 2 बैचेस थे, बैच 1 और बैच 2। तो ये फेसबुक पेज है गूगल लाइसिम का, इसको भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल को विजिट करें, फिर इंस्टा अकाउंट है, ठीक है, उसको भी विजिट करें। तो ये फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट मैंने लगाई थी, तो ये पोस्ट लगाई थी, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि मिनिमम हाउ मेनी एमसीक्यूज you guarantee keep in mind that 25 to 30 marks are obtained by anyone in these tests, how much more you will be able to get them by your teaching। इसने इन शॉर्ट यही कहा कि अगर कोई बंदा 20 से 25 नंबर ले रहा है तो आप कितने मार्क्स की गारंटी देते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम कंटेंट्स को बड़ा डिटेल से करवाना है, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह 70 to 75 मार्क्स जो हैं वो आप कवर कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने पढ़ना है और क्लासेस रेगुलर लेनी है। अगर आप क्लासेस रेगुलर ना लें और डेली का डेली ना करें तो फिर तो मैं कुछ भी कर लूं तो आपके नंबर नहीं आने, ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते। अब FIA की जॉब्स का, अब मुझे ये बताएं कि आप लोग किसके बारे में पूछना चाहते हैं, एजुकेटर्स की जॉब्स के बारे में या लेक्चरर की जॉब्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अब अपने क्वेश्चंस बताएं, फिर मैं उनके आंसर आपको देता हूं। आयशा अजीम जो है वो कहती हैं कि सर आपकी CTP बैच से हैं। आयशा, मैंने तो नहीं कहा कि मेरा कोई CTP है, ठीक है, तो मैं किसी भी CTP बैच से नहीं हूं, तो कॉमन ट्रेनिंग के किसी भी बैच से मेरा ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, एजुकेटर्स जॉब्स के बारे में बताता हूं मैं, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। एजुकेटर्स में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन सी डिग्री वाला देगा, कौन कौन नहीं देगा। 1 मिनट में एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। PPSC की जॉब्स आनी ही आनी है, क्योंकि एजुकेटर्स की कमी है, तो ये जॉब्स इस साल या अगले साल आनी ही आनी है। देखो, जो सोयल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जनरल सीट्स में एलिजिबल हैं, ठीक है, एजुकेटर्स में एलिजिबल नहीं है, जनरल सीट्स में एलिजिबल हैं। जिस तरह FIA की सीट्स आई हैं उनमें एलिजिबल हैं, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी उनमें एलिजिबल थे सोयल साइंस वाले, तहसीलदार की सीट्स आई हैं उनमें एलिजिबल हैं, ठीक है, तो सोयल साइंस वाले जो हैं वो तमाम जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। FIA का आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मैंने अभी बताया, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कंप्लीट डिटेल मैंने बताई है FIA के बारे में, उन्हें देखें। देखें, जिनकी डिग्री अभी अगर चल रही है, सेकंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले, उनको ये बैच लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। एक दफा आप सेशन ले लें, जिनकी डिग्री अभी सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर है, उनको क्या फायदा है इस बैच का। आप अभी सेशन ले लें, एक दफा आप पढ़ लें, बाकी डिग्री के दौरान आप उन नोट्स को रिवाइज करते जाओ। जिस दिन आपकी डिग्री एंड होगी, अगले दिन ही, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन हो गया, अगले दिन ही अप्लाई करो। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद जब भी टेस्ट होगा उसके दौरान रिवाइज करो, आपकी तैयारी होगी। अगर आप कहो कि डिग्री एंड हो और फिर आप 5-6 महीने जाया करो और 1 साल के बाद अप्लाई करो, ठीक है, तो फिर तैयारी जो है मुश्किल हो जाती है। तो डिग्री के दौरान तैयारी करें, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री के दौरान तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन की है, ये एडवर्टाइजमेंट है एजुकेटर्स की, ठीक है, एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि एजुकेटर साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, एजुकेटर साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। एजुकेटर साइंस का जो स्केल 14 है, 15 और 16 है, उसमें हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है
जिसकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 16 साल एजुकेशन है, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या इनकी जो रेलिवेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है, इन 6 डिग्रीज की जो रेलिवेंट ब्रांचेज हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटर्स के अंदर बीएड मांगा गया, अगर बीएड नहीं है तो एमए एजुकेशन वो भी चल जाएगा, ठीक है, अगर बीएड नहीं है आपके पास तो एमए एजुकेशन जो है वो भी चल जाएगा, लेकिन एमए एजुकेशन का वैसे मेंशन नहीं है। तो बीएड, बीएस एड यानी बीएस एजुकेशन, एमएड, एमएस एड और एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, ये मांगे गए हैं, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। अब एजुकेटर्स में सिलेबस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, जो बायो की रेलिवेंट फील्ड है, वो क्या करें, आप लोगों को एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर आप अप्लाई कर दो, और सर्टिफिकेट जो है ना वो इंटरव्यू के टाइम चेक होता है, टेस्ट के टाइम कुछ भी चेक नहीं होता, इंटरव्यू के टाइम सर्टिफिकेट चेक होता है। एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं अभी नहीं आई, अभी आनी है। अच्छा, एजुकेटर्स जो साइंस है ना, एजुकेटर साइंस जो है उसमें 50 एमसीक्यूज आने हैं जीके में से, जो कंटेंट्स मैंने करवाने हैं उसमें से आने हैं 50 एमसीक्यूज, और 5 से लेके 10 तक एमसीक्यूज आने हैं फिजिक्स में से, 5 से लेके 10 तक एमसीक्यूज आने हैं केमिस्ट्री में से, 5 से 10 एमसीक्यूज आने हैं बॉटनी में से, 5 से 10 एमसीक्यूज जोलॉजी में से आने हैं, और 5 से 10 एमसीक्यूज आने हैं बायोलॉजी में से। तो जनरल नॉलेज में से टोटल एमसीक्यूज आने हैं 50, ठीक है। तो 50 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज के आने हैं एजुकेटर साइंस में। तो एजुकेटर साइंस में वही जाएगा जिसका जीके स्ट्रोंग होगा, क्योंकि आप ना फिजिक्स सारी की सारी कर सकते हो, ना केमिस्ट्री सारी कर सकते हो, ना बॉटनी सारी कर सकते हो। आपका जो एजुकेटर साइंस का पेपर आएगा वो बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथमेटिक्स हर चीज में से आना है, लेकिन उसमें जो 50 सवाल होंगे वो जीके के होंगे, ठीक है। 50 सवाल इन, ये जो साइंस है इसका इसका मिक्स होगा, और जो बाकी 50 सवाल होंगे वो जीके में से आएंगे। एजुकेटर्स आर्ट्स, एजुकेटर्स आर्ट्स में कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेटर्स आर्ट्स में वो अप्लाई कर सकता है जिसके पास एमए या बीएस या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तान स्टडीज में, साइकोलॉजी में, इस्लामियात में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, स्टैटिस्टिक्स में, होम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसके अलावा होम इकोनॉमिक्स के अलावा यहाँ पे मेंशन होगा एजुकेशन, एजुकेशन और इनकी रेलिवेंट ब्रांचेस, और इसमें भी बीएड, बीएस एजुकेशन, एमएड, एमएस एजुकेशन और एडी जो है वो मांगा गया, ठीक है। अब जो एजुकेटर्स आर्ट्स है इसका जो सिलेबस है, एजुकेटर्स एचएनडी वाले जो हैं, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन वाले जो हैं, इन्हें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, होम इकोनॉमिक्स वाला, होम इकोनॉमिक्स के बराबर वाला आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होम इकोनॉमिक्स के बराबर। अच्छा जी, अब ये जो एजुकेटर्स आर्ट्स का सिलेबस है वो 100% जीके है। एजुकेटर्स आर्ट्स में आपकी डिग्री में से कुछ नहीं आना, ना इंग्लिश में से कुछ आना है, मतलब आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें से कुछ नहीं आना, इंग्लिश में से सवाल आएंगे, उर्दू में से भी आएंगे, लेकिन जीके के पर्सपेक्टिव में से आएंगे, ठीक है। एजुकेटर्स आर्ट्स में 100 एमसीक्यूज जीके में से आएंगे, ये लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है। तो 100 एमसीक्यूज जो हैं एजुकेटर्स आर्ट्स में वो जनरल नॉलेज में से आएंगे। आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, जीके के बगैर उसका टेस्ट पूरा ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं होता उसका टेस्ट जीके के बगैर, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपको करना पड़ेगा। किसी टेस्ट में जनरल नॉलेज 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं, किसी टेस्ट में 50 एमसीक्यूज आएंगे, किसी में 20 एमसीक्यूज आएंगे, किसी में 10 एमसीक्यूज आएंगे।
तो जनरल नॉलेज मस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलो, क्या आप लोगों को पता है प्रोफेशनल सीट क्या होती है, जनरल सीट क्या होती है? क्या आप सबको पता है कि प्रोफेशनल सीट क्या होती है और जनरल सीट क्या होती है? जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ना, और जितनी भी डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, मैं आप सबको अब बताने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप सबको अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, काइंडली से गौर से सुन लें। होम इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी डिग्री है, अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है किसी ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनके टेस्ट लेता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पंजाब की जॉब्स हैं वो पीपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा की जॉब्स केपीपीएससी, सिंध की जॉब एसपीएससी, और बलूचिस्तान की जॉब्स बीपीएससी, ठीक है। अब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं इनका टेस्ट लेने का एक तरीकाकार है, एक मेथड है। अब वो क्या चीज है? अब फॉर एग्जांपल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है पीपीएससी, ये तीन तरह के पेपर लेता है। पीपीएससी पीपीएससी तीन तरह के पेपर लेता है, और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी तीन तरह के एग्जाम्स लेता है, ठीक है। अब पीपीएससी की कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो इतनी अथॉरिटी वाली नहीं होती, उनमें पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो पीपीएससी वाले क्या करते हैं कि एक ही पेपर ले लेते हैं, 100 MCQs का एक ही पेपर ले लेते हैं पीपीएससी वाले। वो जॉब्स जिनमें अथॉरिटी ज्यादा नहीं होती, जिस तरह एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती इतनी ज्यादा, शरीफ बंदा होता है। जो लेक्चरर होता है, शरीफ सीट है, अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं है। एजुकेटर्स, पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं है, तो एक ही पेपर लेंगे और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये जो एक ही पेपर की बेस के ऊपर जो सिलेक्शन होती है ना, उसे कहते हैं वन पेपर एग्जाम, ठीक है। वन पेपर एग्जाम। अब वन पेपर एग्जाम क्या होता है? वन पेपर एग्जाम होता है दो तरह का। वन पेपर एग्जाम होता है जी दो तरह का। एक होता है प्रोफेशनल सीट के लिए और एक होता है जनरल सीट के लिए। एक वन पेपर प्रोफेशनल सीट के लिए होता है और एक वन पेपर एग्जाम जनरल सीट के लिए होता है। अब प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में क्या फर्क है वो भी बताता हूं मैं आपको। अब जो वन पेपर एग्जाम है वो यहाँ प्रोफेशनल सीट का हो या जनरल सीट का हो, वो 100 MCQs का होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इसे करने के, ठीक है। 90 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 MCQs होंगे, वो प्रोफेशनल सीट हो या जनरल सीट हो। अब ये प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट क्या होती है? प्रोफेशनल सीट से क्या मुराद है? प्रोफेशनल सीट से मुराद है ऐसी सीट जिसकी एडवर्टाइजमेंट पे कोई सब्जेक्ट मेंशन है। फॉर एग्जांपल, मैंने लेक्चरर केमिस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट देखी। अब लेक्चरर केमिस्ट्री की जो एडवर्टाइजमेंट थी उस पे मेंशन था कि केमिस्ट्री वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। जब इन्होंने मेंशन कर दिया कि मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, तो जब डिग्री स्पेसिफिक कर दी कि जस्ट केमिस्ट्री वाला जो है वो अप्लाई करेगा लेक्चरर केमिस्ट्री में, जब डिग्री स्पेसिफाई कर दी, स्पेसिफिक डिग्री कर दी कि लेक्चरर केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री वाला अप्लाई करेगा, इट मींस कि ये प्रोफेशनल सीट आई है। जब एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट आई और उसमें लिख दिया कि एग्रीकल्चर की डिग्री वाला अप्लाई करेगा, तो वो एक प्रोफेशनल सीट है। उस प्रोफेशन के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, उस डिग्री के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। जब उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया तो कोई और बंदा उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने फिजिक्स में डिग्री की है, मैथ में की है,
मैं केमिस्ट्री की सीट पे अप्लाई नहीं कर सकता। केमिस्ट्री वाला एग्रीकल्चर की सीट पे नहीं अप्लाई कर सकता। होम इकोनॉमिक्स वाला जो है वो केमिस्ट्री की सीट पे अप्लाई नहीं कर सकता। मेरी आवाज सबको आ रही है? यहां तक क्लियर आप लोगों को जो मैंने अभी बताया? क्योंकि अभी थोड़ी सी डिस्टोर्शन हुई थी मेरी आवाज में। यहां तक समझ आइए मेरी बात की कि प्रोफेशनल सीट से मुराद ऐसी सीट होती है जिसपे सब्जेक्ट डिफाइन किया होता है कि इस सब्जेक्ट वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है? ऐसी सीट में सिलेबस क्या होता है? ऐसी सीट का सिलेबस क्या होता है? 50 to 80% सब्जेक्ट में से आता है। जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, उनमें से 50 to 80% आता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर बायो के अंदर क्या आता है? लेक्चर बायोलॉजी के अंदर बॉटनी वाला भी अप्लाई कर सकता है, जोलॉजी वाला भी कर सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, इन्वायरमेंट साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है? फिर बायोकेमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो जो लेक्चर बायोलॉजी होता है उसमें जो जो फील्ड वाला अप्लाई कर सकता है, उन तमाम फील्ड्स के एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। उन तमाम फील्ड्स के एमसीक्यूज जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है? और 80 एमसीक्यूज उन तमाम फील्ड्स के बनाए जाते हैं। यानी बॉटनी में से 5-6 पकड़ लिए, 10-12 पकड़ लिए जोलॉजी में से, 3-4 माइक्रोबायोलॉजी से पकड़ लिए, 10-12 इन्वायरमेंट से पकड़ लो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से 10-12 पकड़ लो। ठीक है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बायो के उसमें से 3-4 पकड़ लो। तो जितनी फील्ड्स अप्लाई कर सकती हैं लेक्चर बायोलॉजी में, जो डिग्री मेंशन है, उन तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है? तो आपने जब तैयारी करनी है तो प्रोफेशनल सीट की जब आपने तैयारी करनी है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जितनी डिग्री मेंशन है उन तमाम के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है? अब प्रोफेशनल सीट में, कुछ प्रोफेशनल सीट्स में 50% सब्जेक्ट में से आता है और 50% जीके आता है। कुछ प्रोफेशनल सीट्स में 80% सब्जेक्ट में से आता है, 20% जीके में से आता है। लेक्चरर की सीट में 80% आता है सब्जेक्ट में से और 20% आता है जनरल नॉलेज। और जो एजुकेटर्स की सीट है उसमें 50%, वो जो 5-6 सब्जेक्ट, एजुकेटर साइंस की बात कर रहा हूँ, एजुकेटर साइंस में जो 5-6 सब्जेक्ट्स मेंशन है उसमें से 50% आएगा और जीके में से 50% आएगा। जो एजुकेटर्स आर्ट्स है उसमें 100% जनरल नॉलेज में से आएगा। एजुकेटर्स आर्ट्स वाहिद प्रोफेशनल सीट है जिसमें 100% जीके में से आता है। ठीक है? वाहिद तो नहीं है, कोई और भी होंगी प्रोफेशनल सीट्स जिसमें सब्जेक्ट मेंशन होगा लेकिन पेपर जीके का आएगा। अब एग्रीकल्चर ऑफिसर को देख लें। एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी 80% जो है वो आता है एग्रीकल्चर के जितने भी मेजर्स मेंशन होते हैं उनमें से, और 20% जनरल नॉलेज आता है। ठीक है? तो 20% उसमें जनरल नॉलेज आता है। अब जो सोइल साइंस का स्टूडेंट है उसे एग्रोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? उसे एक्सटेंशन भी पढ़नी पड़ेगी, उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, उसे प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, उसे हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। जितने भी मेजर्स मेंशन है एग्रीकल्चर ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट में, वो तमाम मेजर्स में से पेपर बनेगा। और एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं वो जीके के होते हैं। 20 एमसीक्यूज जीके के होते हैं। बाकी जो मेंशन होते हैं, किसी के 15 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 5 होंगे। यानी इकोनॉमिक्स में से 15 आ गए, एग्रोनॉमी में से 15 आ गए, 5 आ गए एक्सटेंशन में से, 3 आ गए हॉर्टिकल्चर में से। ठीक है? तो प्रोफेशनल सीट इसे कहते हैं। अब आ जाए जनरल सीट के ऊपर। जनरल सीट के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल तहसीलदार की सीट आई, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि हमें ग्रेजुएट चाहिए। किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट चाहिए ये मेंशन नहीं था। वो ग्रेजुएट होम इकोनॉमिक्स वाला भी हो सकता है, वो ग्रेजुएट फिजिक्स वाला भी हो सकता है, वो ग्रेजुएट केमिस्ट्री वाला भी हो सकता है, वो ग्रेजुएट इंग्लिश वाला भी हो सकता है, उर्दू वाला भी हो सकता है। जब किसी एडवर्टाइजमेंट में
जस्ट डिग्री मेंशन हो, मास्टर्स, बैचलर्स और सब्जेक्ट आगे मेंशन ना हो, तो वो जनरल सीट है। और जनरल सीट में हर कोई अप्लाई कर सकता है। जनरल सीट का जो सिलेबस है वो 100% जनरल नॉलेज है। जनरल सीट का जो सिलेबस है वो 100% जनरल नॉलेज है। और जो आपकी डिग्री से रेलिवेंट सीट्स हैं वो बहुत थोड़ी आती हैं। जो सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं वो जनरल सीट्स आती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बॉटनी, जोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, इनकी सीट्स साल में एक दफा आएगी। ठीक है, जो जनरल सीट्स होती हैं ये हर महीने आती हैं। जनरल सीट्स हर महीने आती हैं। जिस तरह अभी एफआईए की सीट्स आई हैं, अगले महीने किसी और यानी अगस्त के अंदर अभी पीपीएससी की, एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आनी है, तो कोई और सीट्स भी आ जानी है। तो जनरल सीट्स हर महीने आती हैं। और जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं, आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो सीट्स हैं वो बहुत माइनर आती हैं, साल में एक दफा आएंगी। ठीक है, तो जनरल सीट्स 100% जीके है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपको जनरल नॉलेज हर हाल में करना पड़ेगा, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, जो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स के अंदर वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो काइंडली पूछ लें। मैं आपको फिर कहूंगा कि आज से जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और कितना सख्त कंपटीशन है। आप लोग अभी से तैयारी करो। डिग्री खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई? ठीक है, डिग्री खत्म हुई या नहीं खत्म हुई, अभी से तैयारी करो, अपने आप को भी से प्रिपेयर करो। एक सीट आती है, 2000 कैंडिडेट होता है। 5 सीटें आती हैं, 4000 कैंडिडेट होता है। आपको एक सीट चाहिए, अपने आप को रेडी करो उस एक सीट के लिए। ठीक है, आप इतनी तैयारी करो कि वो एक सीट आपसे कोई ना छीन सके। बेशक 100 सीट्स आई हैं लेकिन आपको तो एक चाहिए। बेशक 150 सीट्स आई हैं, आपको एक चाहिए। तो अपने आप को रेडी करो कि आपने एक सीट लाजमी लेनी है। ठीक है, तो बैच ज्वाइन करो या ना करो, जो मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं इनको कवर करना है, खुद तो कवर कर लो। ठीक है, लेकिन बैच का जो फायदा है, आपके डेली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, डेली क्लास हुआ करेगी, एक रूटीन बनेगी। आपको नहीं पता उन टॉपिक्स को किस तरह डिटेल में करना है। ठीक है, एक मेंटोर आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप खुद भी तैयारी कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं डिटेल में कि पाकिस्तान स्टडीज में क्या है, जनरल साइंस में क्या क्या है, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें भी सुन लेना। ठीक है, बाकी आप पीपीएससी की वेबसाइट पे भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं भी जो टेस्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें सिलेबस मेंशन होता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो मैं इस क्लास को जो है वो फिर एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं, इस तरह नहीं होता इंटरव्यू का क्राइटेरिया। इनका क्वेश्चन आया कि सर जिसके 40 मार्क्स से ज्यादा हो उसका इंटरव्यू होता है। 40 मार्क्स जो है वो आपको पास करवाते हैं। अगर एक सीट आई है तो जो टॉप 5 लोग होंगे उसमें उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 लोग टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीट आई है, 7 लोगों ने टेस्ट दिया। इन सात में से इन 7 में से नंबर कितने कितने आते हैं? 46, 47, 48, 49, 50 और 40
और 39। अब 7 बंदे थे, इन्होंने टेस्ट दिया। अब एक सीट है, एक सीट पे टॉप 5 जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब टॉप 5 कौन से होंगे? सबसे नंबर 1 पे ये बंदा जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर ये वाला इंटरव्यू के लिए जाएगा, फिर इसकी सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के लिए, फिर ये लिस्ट के अंदर, फिर ये वाला। ये जो टॉप 5 है ना, ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो 40 नंबर वाला है ना, ये पास है, इसका चांस काउंट नहीं हुआ। जो पास हो जाता है उसका चांस काउंट नहीं होता। हर पोस्ट के लिए 3-3 अलग अलग चांस है। हर पोस्ट के लिए 3-3 अलग अलग चांस है। तो जिसके 40 नंबर है ये पास है, इसका चांस काउंट नहीं हुआ। ये 39 वाला फेल है, इसका चांस काउंट हो गया। ठीक है, इसका चांस काउंट हो गया। एक और सिनेरियो भी है। अब एक और सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सीट है, 7 उम्मीदवार हैं। एक सीट है, 7 कैंडिडेट्स हैं। अगर सिनेरियो इस तरह का हो जाए कि एक कैंडिडेट के 40 नंबर आए हैं, एक के 41 आए हैं, एक के 43 आए हैं, एक के 37 है, 36 है, 35 है और 34 है। अच्छा जी, अब सिर्फ 3 लोग जो हैं उनके 40 या 40 से ज्यादा नंबर है, क्योंकि 40 पासिंग मार्क्स हैं। इंटरव्यू देने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब ये जो 4 लोग हैं जिनके 40 से कम मार्क्स हैं, ये फेल हो गए हैं, ये इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। अब चूंकि पास ही जस्ट 3 लोग हुए हैं, तो एक सीट पे फिर ये 3 लोग ही इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, तो इस एक सीट पे ये 3 लोग ही इंटरव्यू देने जाएंगे। तो पीपीएससी में पासिंग मार्क्स है 40। पीपीएससी में पासिंग मार्क्स है 40, लेकिन आपने मैक्सिमम स्कोर लेना होता है ताकि आप टॉप नंबर्स पे आए। एक सीट आई है तो 5 लोगों ने इंटरव्यू देना है, 2 सीटें आई हैं तो 10 लोग इंटरव्यू देंगे, 3 सीट्स आई हैं तो टॉप 15, 4 आई हैं टॉप 20, 5 आई हैं टॉप 25, ठीक है, 6 आई हैं तो टॉप 30। इस तरह 5-5 सीट्स बढ़ती जानी है। ठीक है, एक सीट आई है, 3 लोगों ने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए, क्यों? क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स के 40 से कम नंबर थे। क्लियर हुआ ये भी कि इंटरव्यू के लिए कौन जाएगा? कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। तो जो लोग बैच 15 ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना नाम, अपनी डिग्री और बैच 15 लिख के वो मैसेज कर दें। मैं उन्हें बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर दूंगा और वो 10 अगस्त तक जो है डिस्काउंट फी सबमिट करवा के इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।